आज केमिकल काइनेटिक्स और हम आयनिक इक्विलिब्रियम का पेपर डिस्कस करेंगे। तो आइए वन बाय वन करके एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जो हमारा 46 जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है ए मोनोप्रोटिक एसिड is 0.1 m solution is 0.01% ionized. The dissociation constant of this acid is, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम सीधा यहाँ पे क्या कर लेंगे, किस तरीके से। देखिए मोनोप्रोटिक एसिड है, यहाँ पर मान लीजिए मोनोप्रोटिक एसिड कोई HA टाइप का एक मोनोप्रोटिक एसिड है, इस तरीके से आयनाइज हो रहा है H+ और A-। ठीक है, तो इसका जो आयनाइजेशन जो कांस्टेंट है वो क्या आया था हमारा, इसमें आया था यहाँ पे Ke बराबर C∝²। ठीक है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन का मान दिया गया है 1 और इंटू अल्फा कितना दे रखा है, इसका अल्फा दिया है 0.01%। 0.01% का मतलब हो गया 10⁻⁴ और इसका यहाँ पे करना है स्क्वायर। ठीक है, इसका हमें 4 कर देना, तो कितना आ जाएगा ये 1 × 10⁻⁸ आ जाएगा। तो फर्स्ट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन है, इसमें सेकंड यानी कि 47 जो सवाल है इसमें दिया गया है डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है वीक एसिड का, वो भी 1 × 10⁻⁴, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया है इट्स रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में पूछा है इसमें। तो देखिए कोई भी जैसे वीक एसिड होता है तो वीक एसिड का हमें इसके लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया है। ठीक है, तो इसके लिए हम डायरेक्टली कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे यहाँ पर, देखिए वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना दिया गया है 1 × 10⁻⁴ दे रखा है, और यहाँ पर हमें इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया है। तो इसके लिए हम निकाल सकते हैं KH बराबर KW/KE। तो इससे हम आंसर आ जाएगा हमारे पास 10⁻⁴। K का मान दे रखा है कितना 10⁻⁴, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 10⁻⁻ कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, थर्ड इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल दे रखा है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड। कौन सा प्रोटोनिक एसिड नहीं। प्रोटोनिक एसिड कौन सा होता है, प्रोटोनिक एसिड वे एसिड होते हैं जो कि डिसोसिएशन के बाद में H+ आयन दे सकें। तो देखिए यहाँ पे ये तो क्या दे रखा है हमें H2SO3। H2SO3 को जैसे आप डिसोसिएट करोगे तो ये H+ आयन दे देगा आसानी से, जो 2H+ और SO3-2 में डिसोसिएट होगा इस तरीके से। तो ये तो प्रोटोनिक एसिड हो गया, लेकिन ये बोरिक एसिड है, इसको एक्चुअली आप देखोगे H3BO3, तो ये H+ आयन यहाँ पर नहीं देगा। ये बोरिक एसिड का वैसे भी यहाँ पे बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पर जो है बोरिक एसिड है वो H+ आयन डोनेट नहीं करेगा। और यहाँ पर इसकी अपन बात करें तो ये हमारा H3PO4 है, यानी फॉस्फोरिक एसिड हो गया। और नेक्स्ट उसके बाद में H2SO2, ये इस टाइप का एसिड हो गया, तो ये भी H+ आयन दे देगा। तो यहाँ पर अपन बात करें एक्चुअली नॉट प्रोटिक एसिड पूछा है, तो आंसर कौन सा चला जाएगा इसका, सेकंड इसका आंसर होगा। बाकी सारे इसमें प्रोटिक एसिड होंगे। उसके बाद हमें पूछा गया है बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। देखिए बफर जो सॉल्यूशन होता है, बफर सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है कि बफर सॉल्यूशन बनता कैसे है। बफर सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें देखिए वीक एसिड होता है और साथ में वीक एसिड का
इसमें सॉल्ट लेते हैं, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में सॉल्ट लिया जाता है इसमें, है ना। वीक एसिड प्लस salt of this weak acid with strong base। तो इससे हमारा बनेगा एसिडिक बफर, ठीक है। और यहाँ पे जैसे हम लेते हैं बेसिक बफर की, यदि हम बात करें तो बेसिक बफर कैसे बनेगा, इसमें आ जाएगा वीक बेस और यहाँ पे हमें साल्ट आता है, साल्ट ऑफ दिस वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इस तरीके से दो प्रकार के बफर हो गए, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। तो यहाँ पे बफर सॉल्यूशन पूछा है, तो कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड और इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, तो ये तो नहीं होगा, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं लेंगे। वीक एसिड का सॉल्ट होता है वो भी वीक बेस के साथ नहीं, ये भी करेक्ट नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे होना, स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए था, स्ट्रॉन्ग एसिड ये नहीं आएगा, वीक होना चाहिए, यहाँ पे वीक कंपोनेंट होना चाहिए। तो वीक एसिड और इसका सॉल्ट है वो भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, तो चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं उसके बाद में जो 50 नंबर का 50 नंबर का जो सवाल है उसमें हमें दे रखा है NaOH, HCl और NaCl, इनका कंसंट्रेशन दे रखा है, सभी का कंसंट्रेशन दे रखा है 10⁻³ है। तो देखिए इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। जैसे हमें NaOH का जो कंसंट्रेशन का मान दे रखा है, NaOH में एक्चुअली यहाँ पर हमें OH- आयन का जो कंसंट्रेशन है वो मिलेगा, कितना दे रखा है 10⁻³ तो एक्चुअली यहाँ पर हम निकालेंगे इसका क्या pOH कितना आ जाएगा इसका 3 आ जाएगा। तो pOH 3 आ गया तो pH कितना आएगा, इसको 14 में से माइनस करेंगे, -3 बराबर कितना आएगा 11 आ जाएगा, इसका pH आ गया 11। ऐसे हम बात करें HCl, तो HCl में निकलेगी यहाँ पे H+ आयन की कंसंट्रेशन, और H+ आयन कंसंट्रेशन कितना दे रखा है 10⁻³ दे रखा है। तो यहाँ पे हम बात करें pH, तो pH कितना आ जाएगा इसका 3 आ जाएगा। उसके बाद में हमें एक सॉल्ट दे रखा है NaCl जो सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा तो इसका pH वैसे कितना हो जाएगा 7 आएगा इसका pH है जो, ठीक है बेटा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड इसका यहाँ पर सेकंड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आइए देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिया गया है 51, pH ऑफ कंप्लीटली डिसोसिएटेड 0.05 m H2SO4 इसका दिया गया। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग इसमें देखिए, मैं H+ आयन की कंसंट्रेशन निकाल लेता हूँ। तो H+ आयन कंसंट्रेशन कितनी आएगी, देखिए मोलरिटी का मान इसमें दिया गया है 5 × 10⁻³ और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, क्योंकि 2 H+ आयन दे सकता है तो वैलेंसी फैक्टर इसका आ जाएगा 2। तो एक्चुअली इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये 10⁻² आ जाएगा। H+ आयन कंसंट्रेशन आ गया 10⁻², ठीक है। H+ आ गया तो यहाँ से हम लोग इसका pH कैलकुलेट कर सकते हैं। pH कितना आ जाएगा इसका 2 आएगा इसका, ठीक है। तो pH इसका आ गया 2, तो थर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 52 नंबर का जो सवाल है वो इसमें दे रखा है। 52 नंबर के सवाल में क्या है एक्चुअली, द pK ऑफ ए वीक एसिड का pK दे रखा है। व्हाट शुड बी रेशियो ऑफ एसिड एंड सॉल्ट ऑफ ए बफर इफ pH 5.8 इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो जो एसिडिक जो बफर होता है, एसिडिक बफर का pH क्या होता है, pH बराबर pK प्लस log सॉल्ट अपॉन, सॉल्ट की कंसंट्रेशन आ जाएगी, सॉल्ट बोले तो कॉन्जुगेट की, और यहाँ पे नीचे हम ले लेंगे एसिड का कंसंट्रेशन, ठीक है। तो pH का मान कितना दे रखा है इसमें, pH दे रखा है 5.8 और pK का मान कितना है 4.8 प्लस log सॉल्ट अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन यहाँ पे हो जाएगा। तो कितना बचेगा ये 5.8 में से 4.8 गया, कितना बचेगा 1 बच जाएगा। 1 बराबर log
सोल्ट अपॉन एसिड। अब ये देखिए 1 किसका मान होता है log में, तो log 10 की वैल्यू 1 होती है, बराबर log सोल्ट अपॉन ये आ जाएगा एसिड। log से log कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सोल्ट अपॉन एसिड का जो कंसंट्रेशन है वो सोल्ट अपॉन एसिड के कंसंट्रेशन का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा यहाँ पर। तो फर्स्ट इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं pH दे रखा है, pH इज लेस देन 7 ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ। देखिए लेस देन जो 7 pH आएगा, लेस देन 7 pH किसका होगा यहाँ पर है जो, तो लेस देन 7 यदि हम लोग pH की बात करें तो लेस देन 7 जो pH आएगा यहाँ पर, इसके लिए यहाँ पे होना चाहिए, देखिए लेस देन 7 pH पूछा गया, तो लेस देन 7 pH आएगा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, इसका सोल्ट होना चाहिए, तो उसका pH यहाँ पे कितना हो जाएगा, लेस देन 7 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसमें देखिए सोल्ट, पहला जो सोल्ट है एक्चुअली ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट है ना। दूसरा सोल्ट स्ट्रॉन्ग बेस, यानी ये किससे मिलके बना होगा, NaOH प्लस HCl, यानी कि ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड का सोल्ट। और ये तो क्या है इसमें स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, तो स्ट्रॉन्ग बेस की pH वैसे 7 से ज़्यादा आएगी। यहाँ पे ये सोल्ट है NaCl, क्या है स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट है, तो इसकी pH वैसे 7 के बराबर आएगी यहाँ पर है जो, ठीक है ना। तो pH का मान लेस देन 7 अपन को कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा। इसमें पहला वाला जो सोल्ट है, एक्चुअली पहला सोल्ट है किससे मिलके बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, तो इसकी जो pH आएगी वो लेस देन क्या जाएगी, 7 आएगी pH। ठीक है, चलिए तो कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, फर्स्ट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद में अगला जो सवाल है वो पूछा जा रहा है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट AB2 इज 1 × 10⁻⁵ मोल इनवर्स, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट विल बी। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा है, तो देखो AB2 टाइप का ये इलेक्ट्रोलाइट है, AB2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। तो AB2 टाइप का जो इलेक्ट्रोलाइट है एक्चुअली इस तरीके से ब्रेक डाउन होगा इसका, मान लिया इसकी सॉल्युबिलिटी S है, S और इसकी कितनी जाएगी 2S। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा है, तो KSP किसके बराबर आएगा इसका, ये हो जाएगा एक्चुअली 4S³ के बराबर। 4 और S सॉल्युबिलिटी कितना दे रखा है, 1 × 10⁻⁵ का क्या ले लेंगे यहाँ पे, क्यूब लेंगे, तो 4 × 10⁻⁵। तो कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे जो 5वां नंबर का जो सवाल दे रखा है उसमें KSP का मान हमें दे रखा है। KSP का वैल्यू दिया गया 2.7 × 10⁻31। ठीक है, तो व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर, मोल पर लीटर में इसकी सॉल्युबिलिटी पूछी गई है, तो कैसे निकालोगे आप इसको। देखिए 1:3 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, तो एक्चुअली इसका KSP किसके बराबर हो जाएगा, KSP बराबर 4S³। तो इसका KSP दे रखा है 2.7 × 10⁻31 बराबर 4S³। जब ये देखिए यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 27 × 10⁻32, ऐसे लिखा जा सकता है, 4S³ हो जाएगा। और इस तरीके से इसको हाँ, तो यहाँ से S³ बराबर आएगा 27 × 10⁻32/4, और यहाँ पे S हम निकालेंगे तो 27 × 10⁻32/4 की पावर आ जाएगा यहाँ पे 1/3। तो इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, द मोलर सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर ऑफ ए स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट MX4 इज S दे रखा है, द corresponding solubility product is KSP
KSP S is given in terms of KSP by the relation। तो देखिए MX4 प्रकार का इसमें ये सोल्ट है, तो M+2 और ये 4X- इस टाइप से ही कहने का मतलब ये ब्रेक डाउन होगा इसमें। तो यहाँ पर इसकी सॉल्विटी S मान लिया, S और ये कितने आ गई 4S। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली हम इसका KSP निकालें तो KSP क्या आ जाएगा, KSP आ जाएगा इसका S और ये 4S का पावर 4। तो KSP बराबर S इंटू और ये हो जाएगा कितना 4 को 4 की पावर 4 करेंगे तो ये ऑलमोस्ट आएगा 256 आएगा, 64 चौक 256 की पावर 256 S की पावर 4। तो एक्चुअली हो जाएगा KSP बराबर 256 S की पावर 5। तो S की पावर 5 बराबर KSP बटा 256। तो S बराबर आ जाएगा इसमें KSP बटा 256 की पावर 1/5। इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आ जाएगा इसका फोर्थ इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोस्ट एंड बेस इन द फॉलोइंग एनाइंस इज। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोस्ट एंड बेस पूछा गया एक्चुअली इसमें। तो यहाँ पर अपन बात करें तो सबके हम लोग कॉन्जुगेट एसिड बना लेंगे। इसके अंदर कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे तो सब में हम H+ जोड़ लेंगे यहाँ पे। तो H+ आइन जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा HClO3 और ये क्या बन जाएगा HClO2 और ये यहाँ पे आ जाएगा HClO4। देखिए इसमें लॉजिक ये कहता है कि सब जितने भी एसिड बने हैं तो इनकी एसिड की स्ट्रेंथ हम देख लेंगे। तो जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट है वो उतना ही वीक बेस होगा। तो एक्चुअली हमें पूछा गया कि स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोस्ट एंड बेस ये पूछा गया। तो जो वीक एसिड यहाँ पर होगा तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये इसमें कंसेप्ट काम करेगा। तो यहाँ पे अपन एक्चुअली बात करें तो कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए उसके बाद अगला सवाल पूछा था pH ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ml of 0.1 NaOH and 10 ml of 0.05 N H2SO4 would be। तो एक्चुअली इसके मिली इक्विवेलेंट की बात करें अपन, मिली इक्विवेलेंट यहाँ पे निकालना चाहिए तो इसकी नॉर्मलिटी को आप गुणा करो। यहाँ से नॉर्मलिटी 0.1 है बेस की, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस, जैसे बेस की मैं मिली इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ तो 0.1 इंटू 10 बराबर मिली इक्विवेलेंट कितना आ गया 1। ऐसे आप मिली इक्विवेलेंट निकालो, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। तो एसिड की मिली इक्विवेलेंट कितने आ जाएंगे, देखो एसिड के मिली इक्विवेलेंट की बात करें तो इसका नॉर्मलिटी कितना दे रखा है 0.05 इंटू 10। तो इसके मिली इक्विवेलेंट आएंगे 0.5। तो एक्चुअली मिली इक्विवेलेंट बेस के ज़्यादा है। तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन यहाँ पर बनेगा वो बेसिक सॉल्यूशन बनेगा यहाँ पर, और बेस की पीएच हमेशा जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा इसके अंदर रिजल्टेंट सॉल्यूशन वो कैसा होगा यहाँ पर बेसिक होगा। तो ऐसे केस में इसकी पीएच है वो 7 से क्या आएगी यहाँ पर ज़्यादा आएगी। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। विच इज ए बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन अगेन आपको डिस्कस किया था। बफर सॉल्यूशन कैसे बनेगा, एक तो वीक कंपोनेंट होना चाहिए, वीक कंपोनेंट का स्ट्रॉन्ग के साथ में इसमें बना हुआ सॉल्ट है, तो उन दोनों का जो मिक्सचर है वो बफर सॉल्यूशन कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए वीक एसिड तो है ही, साथ में वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट है, तो ये एक प्रकार का क्या हो गया एसिडिक बफर हो गया। ये वाला क्या हो जाएगा एसिडिक बफर। अब ये वीक एसिड है और वीक एसिड का वीक बेस के साथ में, तो ये यहाँ पे नहीं होगा इसके अंदर सॉल्ट, और वीक एसिड का यहाँ पे वीक बेस के साथ सॉल्ट, तो ये भी बफर नहीं बनेगा और ये भी बफर नहीं हो पाएगा। तो कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 0.5 m अमोनियम बेंजोएट इज हाइड्रोलाइज्ड टू 0.25%, हेंस इट इज हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। हाइड्रोलाइसिस का कांस्टेंट पूछा गया है। देखो अमोनियम जो बेंजोएट है, अमोनियम बेंजोएट का फॉर्मूला रहेगा ये वाला इस तरीके से C6H5COONH4।
अमोनियम बेंजोएट यहाँ पर एक तरीके से अपन बात करें तो देखिए ये जो होगा अमोनियम जो बेंजोएट है एक तरीके से वीक, यहाँ पर जो है वीक एसिड प्लस वीक बेस से बना हुआ, इसमें क्या हो जाएगा, सोल्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसका हमें पूछा गया हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। तो हाइड्रोलाइसिस जो कांस्टेंट है, तो हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, KH बराबर इसमें हो जाएगा H स्क्वायर। ठीक है, KH बराबर, यहां पे बैठो, KH बराबर H स्क्वायर आ जाएगा। और H क्या है इसमें, H की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 0.25 दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, 0.25 का स्क्वायर हो जाएगा। और तो कितना होगा ये, लगभग इसकी वैल्यू, इधर यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, ठीक, यहाँ वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से इसको हम सोल्व कर लेंगे तो 6.25 के अप्रोक्स इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, KH बराबर ही हो जाएगा H स्क्वायर से, तो इसमें आ जाएगा इसका आंसर, फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम एक्चुअली एक सेकंड, सॉरी ये इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। KH बराबर यहाँ पे होगा KH बराबर CH स्क्वायर। ठीक है, KH बराबर CH स्क्वायर होगा। C का वैल्यू इसमें दे रखा है 0.5 इंटू H का मान इसमें दिया गया है 0.25। एक्चुअली एक सेकेंड, सॉरी ये नहीं CH स्क्वायर गड़बड़ है इसमें, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो रही है। KH बराबर होगा इसमें H स्क्वायर। ठीक है, तो KH बराबर H की वैल्यू क्या दे रखी है, 0.25% दे रखी है। तो एक्चुअली इसको हम लिखेंगे 25 इंटू 10 की पावर -4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 625 गुणा 10⁻⁸, और इसको हम सोल्व करेंगे तो 6.25 इंटू 10 की पावर -6। तो इस हिसाब से इसका फोर्थ करेक्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, फोर्थ आ जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ BaSO4 इतना दे रखा है इन वाटर, तो द सॉल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर। देखिए BaSO4 जो है यहाँ पर, BaSO4 जो होता है वो एक तरीके से 1:1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है ये वाला। तो इसका क्या रिलेशन आता है, KSP बराबर S स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी पूछा है, सॉल्युबिलिटी S बराबर आ जाएगी √KSP। इससे हम लोग सोल्व कर लेंगे इसका, तो उसको अप्रोक्स कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा इससे आंसर। द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया, अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड इसमें पूछा गया। तो देखिए अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड पूछा है, तो कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनेगा, जो भी है इसमें दे रखा है, जैसे अमोनिया है तो इसमें H+ आयन आप ऐड कर दो। तो जैसे ही इसमें कॉन्जुगेट एसिड अपन को निकालना है, देखिए कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, तो H+ आयन आप इसमें ऐड करिए। और जैसे H+ आयन ऐड करोगे तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा, अमोनिया वीक बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या बनेगा, NH4+। सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दे रखा है इसमें pH का मान दे रखा है 10⁻⁸ मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl। तो इसका देखिए हमें जो pH है वो दे रखा है 10⁻⁸ मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl। तो यहां पर एक्चुअली देखो H+ आयन जो हम लेंगे, तो यहां पर एक्चुअली जो कंसंट्रेशन है, जब भी कंसंट्रेशन H+ आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁶ से यदि कम होता है तो फिर वाटर भी वहां पर है अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके अंदर है जो।
तो यहाँ पे एसिड के साथ साथ एक्चुअली जो है इसमें वाटर का जो कंसंट्रेशन है H+ आयन कंसंट्रेशन वो भी इसमें ऐड होगा। तो H+ आयन कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 10⁻8 है इसमें, प्लस पानी का होता है 10⁻7। तो यहाँ से 10⁻7 हमने कॉमन लिया तो ये बचेगा यहाँ पे 0.1 + 1, यानी कि ये हो जाएगा 1.1 × 10⁻7। H+ आयन देखो यहाँ पर आ गया। अब हम pH इसका निकालेंगे, तो pH क्या जाएगा, pH होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H+। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर ये रखेंगे 1.1 × 10⁻7 को रखेंगे, तो एक्चुअली ये आएगा 7 - log 1.1। तो 1.1 का जो मान है वो अप्रोक्स, जैसे 1 का तो 0 होता है, लेकिन हम अप्रोक्स 1.1 का लें तो लगभग ये काफ़ी कम आएगी वैल्यू है जो इसकी, पॉइंट समथिंग आप मान सकते हो 0.12 या 15 के आसपास इसको ले सकते हो। तो 7 से वैल्यू एक्चुअली कम आनी चाहिए यहाँ पर है जो, ठीक है ना। इसका वैल्यू कितना आएगा, 7 से कम इसका मान आएगा। तो एक्चुअली ऑप्शन के हिसाब से हम इसमें चेक कर लेंगे कौन सा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो इसमें 6 और 7 के बीच वाला ये आ जाएगा pH, तो थर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो, हाइड्रोजन आयन जो कंसंट्रेशन है वो इसमें पूछा गया है सॉल्यूशन का, pH दे रखा है आपको। देखिए pH का जो मान है वो आपको दिया गया है कितना, 5.4। तो यहां से H+ आयन कितना आएगा, -log एक सेकंड, इसमें इसको आप इस तरीके से करिए। pH 5.4 दे रखा है, pH बराबर होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H+, और इसका मान दिया गया 5.4, और log H+ कितना आएगा यहाँ पे, माइनस का 5.4 लेंगे। अब यहाँ पे लेंगे इसका एंटी लॉग हमें लेना पड़ेगा, H+ एंटी लॉग माइनस का 5.4 हो जाएगा, ठीक है। तो H+ आ जाएगा यहाँ पे एंटी लॉग, देखिए माइनस में एंटी लॉग होता है तो उसमें हम 1 प्लस करते हैं, 1 माइनस करेंगे यहाँ पर है जो, ठीक है। अब माइनस का 5 और ये 1 प्लस किया 1 माइनस किया, तो माइनस माइनस वैल्यू आपस में जोड़ेंगे और वो उसके बाहर में जाएगा यहाँ पे, ठीक है। माइनस का अभी ये 0.4 वैल्यू है, अब इसको प्लस में से इसको घटाना है, तो प्लस 1 में से 0.4 गया तो 0.6 बचेगा। अब इसको सोल्व करो। अब ये वैल्यू है 10 की बार में जो माइनस है यहाँ पर, ये 10 की पावर में जाएगा -6, और 0.6 log में किसका मान होता है, तो उसका वैल्यू यहाँ पर हमको रखना पड़ेगा इसमें। तो 0.6 log में ऑलमोस्ट 4 का मान हो गया, तो 4 × 10 की पावर माइनस अप्रोक्स ले सकते हैं 4, तो लगभग इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये 3.98 × 10⁻6, तो 4 इसका करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। चलो देखते हैं ये अगला जो नेक्स्ट सवाल दे रखा है हमें, वो दे रखा है द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है 1 × 10 10⁻12। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इन 0.1 m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द बेस। देखिए डिसोसिएशन कांस्टेंट इसका दिया गया है एक्चुअली बेस का, तो इसके लिए क्या लग जाएगा, Kb बराबर, अच्छा OH आयन कंसंट्रेशन पूछी गई इसमें ना, तो OH आयन कंसंट्रेशन के लिए आप डायरेक्टली सीधा इसमें फॉर्मूला यूज कर सकते हो। OH- आयन क्या जाएगा, √Kb × C। तो Kb का मान एक्चुअली यहाँ पर जो दे रखा है कितना है 10⁻12, और C की वैल्यू दे रखी है इसमें कितना 10⁻2। इसको सोल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट ये 10⁻7 आ जाएगा इसमें, ठीक है। चलो तो 4 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल पूछा गया इसमें, द प्रेसिपिटेशन अकर इफ आयनिक कंसंट्रेशन इज। देखिए प्रेसिपिटेशन कब होता है, जब आयनिक कंसंट्रेशन QIP आयनिक जो प्रोडक्ट होता है उसका मान यदि KSP से यदि ज्यादा है तो उस केस में PPT यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना। प्रेसिपिटेशन होता है इसके केस में जो, तो एक्चुअली प्रेसिपिटेशन तभी होगा जब इसका जो है आयनिक कंसंट्रेशन मोर देन होगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, तो सेकंड इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए उसके बाद अगला सवाल दे रखा है द फर्स्ट एंड सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। इसका दे रखा है फर्स्ट और सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है एसिड का
ये जब 1 × 10 की घात -5, 5 × 10 की घात -10 ये दे रखा है। द ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा गया एसिड का। तो देखिए ओवरऑल जब डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना होता है पॉलीप्रोटिक एसिड का, जब ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना होता है अपन को, तो जो डिफरेंट स्टेप का जो इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उन सबको हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ओवरऑल जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, ओवरऑल के इक्विलिब्रियम जो अलग अलग स्टेप का डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसको हम लोग गुणा कर देंगे यहाँ पे। तो दोनों को गुणा करेंगे तो इससे आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है बेटा। नेक्स्ट सवाल हमें पूछा गया था पीके, वीक एसिड का पीके दे रखा है 4.5 और पीएच दे रखा है पीएच ऑफ एक्वस बफर सॉल्यूशन ऑफ HA इन विच 50% ऑफ एसिड इज आयनाइज। देखिए तो इसका हम लोग पहले पीएच निकाल लेते हैं। तो पीएच का जो इसमें फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, पीएच बराबर पीके, पीएच बराबर पीके प्लस लॉग, और ये सोल्ट, सोल्ट क्या है इसमें A माइनस सोल्ट बटा HA, वीक एसिड HA। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि 50%, गिवन क्या है हमें कि जो वीक एसिड है 50% आयनाइज हो रहा है। वीक जो एसिड है, वीक एसिड इज 50% आयोनाइज, 50% आयोनाइज हो रहा है। 50% आयोनाइज का मतलब ये हुआ कि वीक एसिड HA की जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन और जो भी इसमें इसका जो कॉन्जुगेट बनेगा A माइनस, उनकी दोनों की कंसंट्रेशन आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। यानी ये दोनों आपस में क्या होगी, A माइनस और A आपस में बराबर होगी, बराबर हो जाएंगी तो एक्चुअली ये आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कट जाएंगे। तो ये हो जाएगा log 1। log 1 का मान कितना हो गया, यहाँ पे 0 आएगा log 1 की वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसका pH की जो वैल्यू आएगी, log 1 तो 0 हो गया, तो pH का वैल्यू pK के बराबर। अब pK कितना है इसका 4.5 दिया गया है, तो pH का वैल्यू आ गया। अब हमें पूछा है इसमें pOH का वैल्यू, तो pH का वैल्यू निकालने के लिए 14 में से इसको माइनस करना पड़ेगा, 14 माइनस 4.5, तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 9.5 के लगभग इसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेंगे इसको सोल्व, तो ये आ जाएगा इसमें 9.5। चलिए उसके बाद अगला जो सवाल है वो दिया गया है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का आयनाइजेशन कांस्टेंट दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का दिया गया है। तो हाइड्रोलाइसिस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, देखिए बात करते हैं इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, NH4OH। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इसमें आयनाइजेशन कांस्टेंट Kb का मान जो है इसमें दे रखा है 1.77 इंटू 10⁻⁻⁵, और हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट पूछा है वो भी किसका, अमोनियम क्लोराइड का। तो एक्चुअली जो अमोनियम क्लोराइड होगा ये किस टाइप का सोल्ट है, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ सोल्ट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, KH बराबर KW/KB, और KW होता है 10⁻⁻14 और इसका KB दे रखा है 1.77 इंटू 10⁻⁵। तो सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आसानी से। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं pH दे रखा है वो भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन BaO2 का 10-12 दे रखा है, तो इसका KSP हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखिए इसका यहाँ पर हमें दे रखा है B, जो ये है BOH का होल ट्वाइस, ये जो बेस है इसका pH हमें दे रखा है, ये टूटेगा इस तरीके से B+2 और 2OH माइनस। देखिए इसका pH हमें गिवन है, pH का मान कितना दे रखा है 12। तो बेस है तो चूंकि हम इसका पहले pOH निकाल लेते हैं, pOH का मान कितना आ जाएगा इसमें 2 आएगा, pOH 2 आ गया तो यहाँ से OH माइनस आयन कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी 10⁻⁻2। तो एक्चुअली इसकी सॉल्विटी S माने इसकी S और इसकी 2S, तो KSP क्या जाएगा इसका, एक तरीके से एक सेकेंड, इसमें हम लोग KSP तो इसका आ गया 4S3, लेकिन हमें अभी एक्चुअली यहाँ पर चाहिए S का वैल्यू। तो S का वैल्यू कैसे आएगा, तो यहाँ पे OH माइनस आयन कंसंट्रेशन क्या है 2S के बराबर है ना, तो यहाँ पे
इसको मैं नीचे सोल्व कर देता हूँ यहाँ पे। OH माइनस आयन 2S और S का वैल्यू कितना है यहाँ पर, सॉरी OH माइनस आयन का जो, सॉरी इसका मान तो 2S है, OH माइनस आयन का वैल्यू कितना है 10⁻2 2S। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे यहाँ पे S बराबर, तो ये 1/2 इंटू 10⁻2 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे आगे, 4 इंटू S का वैल्यू रखेंगे 1/2 10⁻2 का क्यूब करेंगे यहाँ पे, तो एक्चुअली ये आ जाएगा वैल्यू KSP बराबर 4 गुणा 1/8 गुणा 10⁻6 और 4 दूनी 8 और 2 में 1 का भाग देंगे तो 5 गुणा 1 यहाँ पे माइनस बढ़ा देंगे 10⁻7। फोर्थ इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं आगे 71 का जो सवाल है वो दे रखा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल गिव हाईएस्ट pH इन वाटर। कौन सा जो है हाईएस्ट pH देगा, तो सॉल्ट देख लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पर देखिए ये स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड से बना हुआ सॉल्ट है, और ये वाला वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ सॉल्ट है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट हो गया, और ये वाला ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ पे भी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा, इसमें भी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। यहाँ पे वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, एसिडिक होगा इस वाले केस में। तो एसिडिक की पीएच तो क्या आएगी, इसकी पीएच आएगी इसकी लेस देन 7 आ जाएगी। यहाँ पे पीएच है वो ऑलमोस्ट 7 के बराबर होगी, इसका भी पीएच कितना आएगा 7 के बराबर। लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है, तो यहाँ पर जो पीएच है इसका ग्रेटर देन इसका 7 आ जाएगा, तो फर्स्ट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है 72, द सॉल्युबिलिटी दे रखा है सॉल्युबिलिटी ऑफ BSO4 इन वाटर। ये देखिए ग्राम पर लीटर में दे रखा है, तो द वैल्यू ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP विल बी। तो इसमें यही करना है आपको, KSP बराबर आपको सोल्व करना है, 1:1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, तो KSP बराबर हो जाएगा इसका S²। और एक्चुअली बस इसमें ध्यान ये रखना है आपको कि सॉल्युबिलिटी जो इसका गिवन है 2.42 10⁻2 ग्राम पर लीटर दे रखा है। तो इस सॉल्युबिलिटी को हमें मोल पर लीटर बनाना है, तो मोल पर लीटर बनाने के लिए इसको इसके मोलिकुलर वेट से इसको डिवाइड करना पड़ेगा 233। अब ये जो इसका सॉल्युबिलिटी आएगा मोल पर लीटर में आएगा। अब इस S की वैल्यू को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पर इसका KSP का मान आ जाएगा, ठीक है। कर लोगे इसे, चलो। उसके बाद पूछा गया इसमें RN इक्वेशन इंटरसेप्ट ऑफ ए ग्राफ बिटवीन ln k एंड 1/t इज इक्वल टू। तो RN इक्वेशन में इंटरसेप्ट जो है वो किसके बराबर होगा, तो देखिए RN इक्वेशन RN इक्वेशन क्या होती है, k बराबर AE माइनस EA बटा RT। तो इसका जैसे हम ln लेंगे, ln k बराबर ln A माइनस यहाँ पे ln लेंगे तो E कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस EA बटा हो जाएगा RT। तो इसको कंपेयर करेंगे स्ट्रेट लाइन से, तो y बराबर C प्लस माइनस mx। तो जो इंटरसेप्ट है वो किसके बराबर हो जाएगा, ln A के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन इसमें पूछा गया है कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन यदि हम लोग लिखना चाहें यहाँ पर, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए 3A और 2B ये हमें इक्वेशन गिवन है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन R बराबर -1/3 रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट के सापेक्ष यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, d/dt बराबर प्लस हाफ dB बटा dt। तो इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। तो प्लस dB बटा dt किसके इक्वल हो जाएगा, 2 को इधर लेके आएंगे, माइनस का 2/3 dA बटा dt। तो सेकंड इसका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला पूछा गया कि द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी टाइम इन सेकंड आर रेस्पेक्टिवली।
तो जीरो ऑर्डर के लिए तो क्या आता है इसमें, ये आ जाएगा इसमें कंसंट्रेशन सेकंड इनवर्स, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स आ जाएगा। तो थर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एक केमिकल रिएक्शन वाज कैरिड आउट एट 300 केल्विन। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है कि केमिकल जो रिएक्शन है was carried out in 300 Kelvin and 280 Kelvin. The rate constant were found to be K1, K2 respectively. The relation may be. तो इसमें हम इंटीग्रल जो रेट इक्वेशन हमारी आई थी उसको काम में ले लेंगे। इसके लिए इंटीग्रल रेट इक्वेशन क्या थी, log K2 बटा K1 ये बटा 2.303 R और यहाँ पे आ जाएगा 1 बटा T1 माइनस 1 बटा T2। तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर वगैरह की सारी वैल्यू गिवन है, तो इस फॉर्मूले में यहाँ रख के आसानी से आंसर इसका निकाल लेंगे इसमें जो। अच्छा, नेक्स्ट जो सवाल है उसमें पूछा गया है यहाँ पे द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट के ऑफ केमिकल रिएक्शन इज रिटर्न इन टर्म्स ऑफ आरएनए इक्वेशन के बराबर ए ई माइनस ई ए बटा आर टी दे रखा है। एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाई प्लॉटिंग। तो एक्टिवेशन एनर्जी का मान इसमें पूछा गया है। तो एक्टिवेशन जो एनर्जी है तो लॉग फॉर्म में हमारी आरएनए इक्वेशन क्या थी, लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, इस तरीके से। तो यहां पर हम आरएनए जो इक्वेशन के अंदर है जो एक्टिवेशन एनर्जी है तो log के और वर्सेस 1/t के बीच में जो ग्राफ है जब प्लॉट करते हैं तो उससे हम लोग एक्टिवेशन जो एनर्जी है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे आसानी से निकल सकती है इसके अंदर। तो इसका आंसर आ जाएगा log के वर्सेस 1/t फोर्थ। अगला सवाल पूछा है द इक्वेशन दे रखी है ए ई माइनस ई अपॉन आर टी इन केमिकल काइनेटिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट, ए इज एड्सॉर्प्शन फैक्टर, नहीं एड्सॉर्प्शन नहीं होता है यहाँ पर। यहाँ पे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है ए तो, और ये क्या होगा इसमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, तो ये ठीक है इसमें एक्टिवेशन एनर्जी रेडबर्ग कांस्टेंट आर, यहाँ पे नहीं रेडबर्ग कांस्टेंट नहीं होगा आर, और के इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं, के यहाँ पे रेट कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये इज एक्टिवेशन एनर्जी, तो इसमें सेकंड इसका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रेट कांस्टेंट दे रखा है रिएक्शन का 200 केल्विन पे, क्या दे रखा है 10 टाइम लेस देन एट 400 केल्विन। तो एक्टिवेशन एनर्जी अगेन इसमें वो वाली इंटीग्रल रेट इक्वेशन काम में ले लेंगे K2 बटा K1 बराबर E बटा 2.303 R 1 बटा T1 माइनस 1 बटा T2। तो इसमें वो आ जाएगा log, अब 200 केल्विन पे ये कह रहा है कि लेस देन एट 400 केल्विन, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एट 200 केल्विन इज 10 टाइम्स लेस देन, तो 10 टाइम लेस देन एट 400 केल्विन। K1 ऐसे बोला है कि जो रेट कांस्टेंट है 200 केल्विन पे जो रेट कांस्टेंट दे रखा है वो 400 केल्विन के कंपेयर में 10 गुना कम है। तो इसका मान लो हमने K मान लिया तो ये आ जाएगा इसका K/10, 10 गुना कम। बाकी इसमें सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे T1 टेम्परेचर इसमें दिया है कितना 200 माइनस T2 कितना है 400 यहाँ पे। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल में यहाँ पे दे रखा है कंसिडर द एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्स वाई विद इन द एक्टिवेशन एनर्जी EB और EF फॉर द बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन की, यानी बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन की दे रखी है। तो इन जनरल हम जो बात करें इसमें एंडोथर्मिक जो रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ किस तरीके से बनता है इसमें देखिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन का जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर ये रिएक्टेंट है, ये इसमें प्रोडक्ट है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा यहाँ पर, ये डेल एच को रिप्रेजेंट करता है। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी ये जो आएगी इसमें फॉरवर्ड की जो एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड
और ये यहाँ पे दे रखी है एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड एंडोथर्मिक के लिए। तो जनरली हम यही बात करते हैं कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड का मान एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड से क्या होता है, हमेशा ज्यादा ही होता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड है वो एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड से ज्यादा है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस द रिएक्शन रेट। तो सीधा इसका हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। अगेन वेरी सिंपल सवाल है ये भी। -1/2 dA/dt बराबर प्लस ये आ जाएगा dB, सॉरी माइनस आएगा बी के साथ, बी रिएक्टेंट है ना यहाँ पे, तो -dB/dt और ये आ जाएगा +12 dC/dt और ये आ जाएगा +dD/dt। तो इस तरीके से हम इनका रिलेशन यहाँ पे निकाल लेंगे। ये भी हो जाएगा यहाँ पे। कंसिडर द रिएक्शन द इक्वलिटी रिलेशनशिप बिटवीन अमोनिया एंड DS2/dt। तो इनका भी हम लोग रिलेशन यहाँ पे निकाल सकते हैं। रेट ऑफ जो रिएक्शन है R बराबर किसकी आ जाएगी, माइनस इसका भी आ जाएगा dN2/dt 1/3 DS2/dt और +12 d अमोनिया/dt। तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इसका निकाल सकते हैं। चलो ठीक है बेटा, बाकी और फिर अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस।